बच्चों सैटरडे को वैसे भी एकदम सुस्त हो जाते हो, नहीं? तेज बोल रहा है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत अच्छा। चलिए, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए, अब ध्यान से सुनेंगे। हो गया? चलिए, बाद में बैग खरीद लेना। चलिए देखेंगे, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवा। देखिए, जिस तरीके से मेल में मेल गैमेट का कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से फीमेल में फीमेल गैमेट का कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी बात है। ठीक है, मेल गैमेट कैसे बने थे? तो मेल गैमेट यानी स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन उनके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हो रहा था, जिसको आप टेस्टिस कहते हैं। उसी तरीके से फीमेल में भी उनके अपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, विच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पेयर, जो पेयर में पाए जाते हैं। क्या कहते हैं आप उसको? ओवरी। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमिनल रीजन में, आइदर साइड ऑफ द यूट्रस। तो आपने वो वाला पार्ट भी रिवाइज कर लिया। अब देखिए, ओवरी में एग के निकलने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसी को आप क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। और जो एग निकल करके आते हैं, उनके स्ट्रक्चर को हमने ड्रॉ करने की कोशिश करी। ठीक है, जो एग बनते हैं, उस एग को एक्चुअल में हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एग कहते हैं। ये भी समझ में आ रहा है? चलिए, ऐसा नहीं है कि आपने एग देखा नहीं है। ठीक है, ह्यूमन एग की बात अगर करें तो उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके एग को तो हमने देखा हुआ है सामने से। ठीक है, जिसमें सबसे कॉमन क्या है? आपका हेन्स एग। ठीक है, जिसको आप आराम से देख सकते हो कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है ओवरऑल में, उसको कम से कम आप पहचान सकते हो। जैसे ऊपर में एक कवरिंग होती है, टफ कवरिंग व्हाइट कलर की। ठीक है ना, एग सेल कहते हैं उसको, विच इज मेड अप ऑन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का। अंदर में एक लिक्विड, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है गाढ़े कलर का। ठीक है, येलो कलर का, जिसको आप क्या कहते हैं? यॉक कहते हैं। देखिए, एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यॉक। आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे कि यॉक के कंडीशन कौन से एग में प्रेजेंट होते हैं और यॉक के कंडीशन कौन से एग में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और इसी के बेसिस पर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ एग, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप ह्यूमन एग की बात करते हैं तो ह्यूमन एग के कंडीशन में उनके साइटोप्लाज्मिक रीजन में यॉक होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर में हम बात करने वाले हैं आगे। इसलिए मैंने कहा कि नॉर्मल एग कम से कम आप देखें, और उस एग के कंडीशंस को अगर आप जानते हैं तो उसी के बेसिस पर हम कोशिश करेंगे कि समहाउ ह्यूमन एग के बारे में बात करें। हालांकि जिस एग को आप देखते हैं वो एग एक्चुअल में अनफर्टिलाइज्ड एग है। जिस एग को आप एक्चुअल में देखते हैं विच इज अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो वहां पर आप बहुत कुछ नहीं भी देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जो आप ह्यूमन एग में देख रहे हैं वो सारी चीजें देख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, एक मोटे तौर पर आप एग तो कम से कम देख रहे हैं ना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन एग जो होते हैं उनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट। अच्छा, इस दुनिया में सबसे बड़ा एग किसका है? ऑस्ट्रिच एग का है। और ऑस्ट्रिच एग की जो एक्चुअल साइज है वो कितनी है, किसी को मालूम है? बहुत अच्छे, 175 इंटू 130 mm। इतनी बड़ी साइज कि आप आपको अपनी आंखों से इसको देख सकते हो। ठीक है, बट जो बर्ड्स होते हैं उनकी एवरेज साइज जो होती है एग की, वो कितनी होती है? 50 म्यू मीटर की होती है। 1 म्यू मीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उन सबके एग की स्टडी आप ऐसा कर सकते हैं। बट हम लोगों के पास टारगेट अभी क्या है? ह्यूमन एग की स्टडी करना, और ह्यूमन एग को हम ऐसे देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो उस कंडीशंस में एक एग की स्ट्रक्चर हमने तैयार करी है, एक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम चीजों को जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप इस ह्यूमन एग में सबसे पहली जो चीज देख रहे हैं वो है इनकी कवरिंग। देखिए, इनके पास एक्चुअल में 3 कवरिंग्स होती है। ठीक है, पहली जो कवरिंग है वो है आपकी यहां, इसको कहते हैं कोरोना रेडियाटा। जो सबसे आउटर कवरिंग होती है रेडिएटिंग नेचर की है। जैसे सनलाइट को आप कैसे बनाते हो, उसी तरीके से रेडिएटिंग नेचर का है, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं? कोरोना रेडियाटा कहते हैं। दूसरा जो है वो है आपका यहां, देखिए, जोना प्लूसिडा। इट इज द मिडिल लेयर। ठीक है, इट इज द मिडिल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जो लेयर के तौर पर या कवरिंग के तौर पर है।
और तीसरा जो पार्ट है वो पार्ट आपको यहां दिखाई दे रहा है, देखिए इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप वेटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो 3 पार्ट हो गए, इसके 3 लेयर्स हो गए। पहली जो कवरिंग हो गई आउटर कवरिंग है, किस क्या कहते हैं आप उसको, कोरोना रेडियाटा, ठीक है, रेडिएटिंग स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं। किस चीज से बने हैं, फॉलिकुलर सेल से बने हैं, ओपेक नेचर के होते हैं, ओपेक समझते हैं ना, ठीक है, जिनमें लाइट जो है वो पास नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। दूसरा जो रीजन है वो क्या है, दूसरा जो कवरिंग है वो क्या है, मिडिल, ये नॉन सेलुलर कवरिंग है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कवरिंग है एंड इनएलास्टिक कवरिंग। और ये जो कवरिंग होती है इसको आप क्या कहते हैं, जोना प्लूसिडा। किस चीज से बनते हैं, तो एक्चुअल में इनको बनाने के लिए 2 चीजों की कंट्रीब्यूशन है, एक होती है oocyte की और दूसरी होती है फॉलिकुलर सेल्स की। यानी इट इज पार्टली फॉर्म बाय या पार्शियली फॉर्म्ड बाय oocyte एंड ऑल्सो पार्शियली फॉर्म्ड बाय फॉलिकुलर सेल्स। तो ये दूसरा लेयर हो गया, समझ में आ रहा है ना। तीसरा जो लेयर है इसको आप कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच इज द इनर मोस्ट लेयर, जिसको हम लोग वेटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वेटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेलुलर लेयर है और ये कहां से बनते हैं, तो इट इज रिलीजेस बाय द एग इटसेल्फ। ये एग के द्वारा खुद से निकाला जाता है एक सेलुलर कंपोनेंट, जो क्या बनाते हैं, जो इनके आउटर कवरिंग को फॉर्म करते हैं। लाइक आवर सेल मेम्ब्रेन, जैसे अपने सेल मेम्ब्रेन होते हैं वैसे ही वहां पर भी सेल मेम्ब्रेन के कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनका नाम थोड़ा सा हम चेंज करके रखते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कहते ही हैं, बट इसका एक्चुअल नाम जो है वो क्या है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वेटेलाइन मेम्ब्रेन। और देखिए वेटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, और जोना प्लूसिडा के बीच में एक रीजन आपको खाली मिलेगी, ठीक है, और उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है, चलिए अब आप अंदर घुसिए, यहां ये देखिए, जरा इस रीजन को कंसीडर करें, ये वाला जो रीजन देख रहे हैं जहां पर डॉट 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 बनाया हुआ अंदर में, इस रीजन को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक एरिया। ये रीजन किसका है, साइटोप्लाज्म का है। अब देखिए साइटोप्लाज्म में यॉक के कॉन्सेप्ट हैं, बट ह्यूमन एग के कंडीशन में 2 बातें हैं। कुछ बुक्स लिखते हैं कि ह्यूमन एग जो होते हैं उनमें बहुत लिटिल अमाउंट में यॉक पाया जाता है। कुछ बुक्स ये लिखते हैं कि इनमें बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक पाया जाता है, और कुछ बुक्स लिखते हैं कि दे डू नॉट हैव एग यॉक एट ऑल, उनके पास यॉक प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन देखिए 2018-19 में, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, सवाल पूछा गया था ह्यूमन एग इज, एकदम सिंपल सवाल है, नेट में पूछा गया था, और उसमें माइक्रोलिसिथल भी थे, एलिसिथल थे, टीलोलिसिथल थे, और एक जो था वो था कोई भी लिख लो, मैक्रोलिसिथल एक था। तो बहुत सारे बच्चों ने टिक किया था माइक्रोलिसिथल एग, वो भी अपनी जगह पर सही थे, क्योंकि बहुत सारे बुक्स इसको रेफर करते हैं, ठीक है, कि ह्यूमन एग इज माइक्रोलिसिथल। लेकिन जो ऑप्शंस दिए थे उसके अकॉर्डिंगली जो आंसर टिक कराया गया था, जो सही बताया गया था, इट वाज व्हाट, एलिसिथल एग, यानी उनमें यॉक एब्सेंट होते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, वैसे तो मैं भी आपको लिखवा दूंगा कि माइक्रोलिसिथल भी होते हैं और एलिसिथल भी होते हैं, लेकिन अगर कभी आपको टिक करने की नौबत आए तो आप कोशिश करेंगे एलिसिथल, अगर ऑप्शन में है तो एलिसिथल टिक कर लेंगे। अगर एलिसिथल एब्सेंट है, उसके जगह पर केवल माइक्रोलिसिथल दिया हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर आप माइक्रोलिसिथल को टिक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ह्यूमन एग जो होते हैं वो माइक्रोलिसिथल यानी बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक के साथ, या नहीं तो फिर एलिसिथल यानी बिल्कुल भी यॉक नहीं होते। 2 टर्म है, एक है माइक्रोलिसिथल एग और दूसरा क्या है, एलिसिथल एग। इसमें होता है क्या, लिटिल यॉक, और इसमें क्या होता है, एलिसिथल का मतलब होता है नो यॉक। सो दोनों कंडीशंस में से जैसे ऑप्शंस होंगे उसके बेसिस पर आप टिक, कभी कभी बोथ के ऑप्शन आ जाएंगे तो आप बोथ को टिक कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो यॉक के कंडीशंस को सीखना है, यॉक का प्रेजेंस और एब्सेंस बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है ह्यूमन एग में। और वही देख लीजिए आप बर्ड्स के एग में, उसमें यॉक की मात्रा बहुत होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं मैक्रोलिसिथल। अभी मैं बताऊंगा आपको, टाइप्स ऑफ एग में बताऊंगा। अब देखिए यहां पर एक बात और समझना है, ये जो साइटोप्लाज्म है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक साइटोप्लाज्म का रीजन ये है,
ये रीजन जो है, यानी कि वैसे साइटोप्लाज्मिक रीजन जो कहीं ना कहीं किसको टच करते हैं या कहीं ना कहीं किसके साइड में लगे हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में प्रेजेंट हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसको? एक्सोप्लाज्म। और जो अंदर में प्रेजेंट होते हैं, जो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास में होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? उनको आप कहते हैं एंडोप्लाज्म। क्या कहते हैं आप उनको? एंडोप्लाज्म कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, द साइटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरल रीजन, ठीक है, नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्सोप्लाज्म, एंड the cytoplasm which is present near the nuclear membrane or inner side of the exoplasm is known as endoplasm. इसको आप कॉर्टेक्स और मेडुला भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर एक्सोप्लाज्म है तो आप उसको एक कॉर्टेक्स कहते हैं, और अगर अंदर वाला पार्ट है यानी एंडोप्लाज्म है तो आप इसको क्या कहते हैं? एक मेडुला भी कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? देखिए, एक्सोप्लाज्म जो होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? ये एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, फुल्ली ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबुल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबुल्स। समझ में आ रहा है? जबकि अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो कैसे होते हैं? वो थोड़े गाढ़े होते हैं, और उनमें क्या प्रेजेंट होता है? यानी उनमें हेजीनेस ज्यादा होती है। और उनमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? तो उनमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल के पार्ट होते हैं जो एक्चुअल में किसी सेल में होने चाहिए। इनके अलावा उनके पास क्या होते हैं? इन्फॉर्मोसोम। इन्फॉर्मोसोम का मतलब समझते हो? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला कौन है? एमआरएनए। तो उन्होंने टर्म जो यूज एक में जो टर्म एक में जो सॉरी एक में जो टर्म हम लोग यूज करते हैं वो क्या है? इन्फॉर्मोसोम, ठीक है, विच इज एमआरएनए और सिमिलर टू एमआरएनए। क्लियर है? इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर रीजन होते हैं, यानी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर क्रोमैटिन है। समझ में आ रहा है? और न्यूक्लियर क्रोमैटिन की संख्या कितनी है? 23। ऑब्वियस सी बात है 23, क्योंकि ये बने कैसे हैं? ये कैसे हैं? हैप्लॉइड नेचर के हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन व्हाट कितने हैं? ये 23 है। ये बात समझ में आ रही है? इसके अलावा इनके पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। देखिए, मेल के कंडीशन में यानी स्पर्म के कंडीशन में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होते थे। मैंने कल भी बोला था, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन द ह्यूमन स्पर्म, और उसका आंसर क्या है? न्यूक्लियोलस। वैसे तो और भी चीजें एब्सेंट होती है, कल हमने जिक्र किया है अपने लेक्चर में, लेकिन जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल। दूसरा साइटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट है। देखिए, यहां पर अच्छे खासे अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, जबकि मेल के कंडीशन में, याद है, मेल के कंडीशन में जैसे ही मैच्योरिटी हो जाती है स्पर्मेटोजोआ की, क्या हो जाते हैं? साइटोप्लाज्म इज लॉस्ट, ठीक है। देयर इज नो साइटोप्लाज्म एट ऑल, या बहुत लिटिल अमाउंट में साइटोप्लाज्म बचते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सुटॉन एंड बॉवेरी का कॉन्सेप्ट है। जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने दिया, जब ये बताने की कोशिश की कि एक्चुअल में साइटोप्लाज्म जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक्स को कैरी करने के लिए, या न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द जेनेटिक्स, यानी क्रोमोसोम के ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो उन्होंने क्या पाया था कि मैच्योर जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं उनमें तो न्यूक्लियस होते हैं लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं होते। फीमेल के कंडीशन में एग के न्यूक्लियस तो होते हैं लेकिन उनमें साइटोप्लाज्म भी होते हैं। तो एक में साइटोप्लाज्म नहीं होगा, एक में होगा, तो साइटोप्लाज्म का रोल तो जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि एक में है ही नहीं, लेकिन न्यूक्लियस दोनों में है। इसलिए क्या है? न्यूक्लियस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जेनेटिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड बाय द न्यूक्लियस, नॉट बाय द साइटोप्लाज्म। क्लियर है सबका? क्लियर है? चलिए अब देखिए एक बात और सीखिए। देखिए, हम लोग वैसे तो बनाने के क्रम में इसको बीच में बना देते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि न्यूक्लियस जो होते हैं एग में, ये सेंट्रिक पोजीशन पर नहीं होते, ये कभी भी बीच में प्रेजेंट नहीं होते। समझ में आ रहा है ना? कहां प्रेजेंट होते हैं भाई? तो ये एक्चुअल में एक पोलैरिटी, यानी थोड़े से एक्सट्रिंसिक होते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब थोड़े से खींचे हुए होंगे, इसका मतलब मिडिल में नहीं होगा। मिडिल में नहीं होगा तो क्या होगा? या तो थोड़े ऊपर के साइड में होंगे या तो थोड़े नीचे के साइड में होंगे। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये हो कि देखिए, अगर ये बीच में होंगे तो ऊपर के एरिया से जो लेंथ है इनकी, यानी जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी,
लेकिन चूंकि ये एक्सट्रिंसिक नेचर के हैं तो इनकी दोनों पोल की जो डिस्टेंस होती है वो एक नहीं होती। समझ में आ रहा है ना? दोनों साइड के जो एंड होते हैं उनसे उनकी डिस्टेंस बराबर नहीं होती। एक में डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है, एक से डिस्टेंस थोड़ी कम होती है। तो जहां से डिस्टेंस ज्यादा होती है वो एक पोल बन गया, और जहां से डिस्टेंस कम होती है वो एक पोल बन गया। तो मान करके चल रहे हैं कि ये जो रीजन है इसमें डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस क्या है, लेस है, और इसमें हम मान करके चल रहे हैं कि क्या है, डिस्टेंस जो है वो मोर है। दो पोल बने, फिर से समझिए, दो पोल बने, न्यूक्लियस बीच में नहीं है, न्यूक्लियस सेंट्रिक पोजीशन पर नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक साइड ऐसा होगा, एक पोल ऐसा होगा जहां पर कि लेंथ ज्यादा होगी यानी डिस्टेंस ज्यादा होगा, और एक पोल ऐसा होगा जिसमें कि डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अब ध्यान दीजिएगा, जिस पोल का डिस्टेंस कम है न्यूक्लियस से, जिस पोल का डिस्टेंस कम है न्यूक्लियस से, उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एनिमल पोल। क्या कहते हैं उसको, एनिमल पोल। एकदम याद रखिएगा इसको, जिस पोल से डिस्टेंस, फिर से बोल रहा हूं, जिस पोल से डिस्टेंस न्यूक्लियस की कम होती है उस पोल को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल पोल कहते हैं। और जिस पोल से न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटल पोल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वेजिटल पोल कहते हैं। तो दो पोल्स बने, एक का नाम है एनिमल पोल जहां से डिस्टेंस कम है न्यूक्लियस की, और एक का नाम है वेजिटल पोल जहां से न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज्यादा है। ये बात बार बार क्यों दोहरा रहा है मालूम है, इसलिए क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और जब एंट्री ऑफ स्पर्म होगा तो वो किस रीजन को फॉलो करेगा, किस साइड से वो एंट्री मारेगा। दुनिया में हर कोई शॉर्टकट चाहता है। अगर आपको यहां से घर जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, क्यों आप लॉन्ग कट वाले रास्ते को फॉलो करेंगे, करेंगे क्या? और वो रास्ता सूखा हुआ हो, ठीक ठाक हो, बेहतर हो, किसी ने आपको बता दिया ये वाला रास्ता से जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, जल्दी पहुंच जाओगे, 5 मिनट 7 मिनट पहले पहुंच जाओगे, आप तुरंत से ऑप्ट कर लीजिएगा भाई, ठीक है कि नहीं, चलो ठीक है हम इसी रास्ते से चले तिरछा। और आपसे पूछते कैसे आते हो, सर तिरछा तिरछा तिरछी मार देते हैं, ठीक है, तिरछा तिरछी नहीं, हमारा कॉमन टर्म है। और वो तिरछा तिरछी से आप एकदम तिरछे 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 तिरछी क्या कहते हैं, तिरछी घर पहुंच गए, ठीक है। तो आप तिरछिया तिरछिया के घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग सीधिया सीधिया के घर पहुंचते तो आधा घंटा लेट पहुंचेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्पर्म जो है वो भी क्या करता है, शॉर्ट डिस्टेंस को ऑप्ट करता है। और ये जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है वो किधर से होती है, एनिमल पोल के साइड से। तो एंट्री किधर से होगी स्पर्म की, किधर से होगी, किधर से होगी, एनिमल पोल के साइड से। याद रखिए ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कहां से एंट्री होती है स्पर्म की, एनिमल पोल के साइड से। किसी को दिक्कत? अच्छा एक बात और देखिए, अगर स्पर्म की एंट्री हो गई एनिमल पोल के साइड से, देखिए सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। साइटोप्लाज्म तो यहां पर भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म तो यहां पर भरा हुआ है, लेकिन इनके भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देखिए जिधर एनिमल पोल का साइड होगा उसमें साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन कम होंगे, ठीक है। और जिधर वेजिटल पोल होगा उधर साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा हेजीनेस रहेगी, ठीक है, अगर ज्यादा गाढ़ापन रहेगा तो स्पर्म के मूवमेंट में तकलीफ होगी, ठीक है। स्पर्म जो होंगे वो उनको अप्रोच करने में टाइम लगेगा। तो क्या किया है नेचर ने, उसको भी नॉन यूनिफॉर्म बना दिया, ठीक है। जिधर से एनिमल पोल खुलते हैं, एनिमल पोल वाले रास्ते में साइटोप्लाज्म का जो नेचर होता है वो क्या होता है, बहुत हल्का फुल्का, ठीक है, कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। जबकि दूसरे वाले साइड में साइटोप्लाज्म की मात्रा जो होती है वो बेहतर होती है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा का पूरा जो खेल है ना वो केवल और केवल स्पर्म की एंट्री से जुड़ा है, स्पर्म के एंट्री के बाद स्पर्म के न्यूक्लियस से मिलने से जुड़ा है। और एक बार अगर न्यूक्लियस दोनों के मिल गए तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होते हुए आप देख सकते हैं। तो नेचर ने, मैं हमेशा कहता हूं कि बायोलॉजी आप इसलिए पढ़ते हो, ये जानने के लिए पढ़ते हो कि नेचर ने जो कुछ भी बनाया है बहुत सोच समझ करके बनाया है, ठीक है। ये न जाने मैंने कितनी बार आपको समझाया कि नेचर में जो कुछ भी है, आपके शरीर में जो घटनाएं घट रही हैं, जो चीजें जैसी बनाई गई हैं और जिस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ठीक है, नेचर ने बहुत खूबसूरती से उसको बनाया हुआ है, ठीक है। इसलिए नेचर को शुक्रिया अदा करना है कि भाई उन्होंने बनाया। इतनी सारी चीजें हैं आपके शरीर में, आप सोचिए, एक तरफ कहीं से रिप्रोडक्शन की बात चल रही है, कहीं पर आपकी पूरी फिजियोलॉजी चल रही है, कहीं पर आपके पूरे सेलुलर आइडेंटिटी चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रही है, समझ में आ रहा है, कहीं पर आपका क्या कहते हैं उसको, जेनेटिक्स चल रहा है, जीन, उनके एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, तमाम ऐसी चीजें चल रही हैं,
ठीक है, फिर क्या चल रहा है, तमाम सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, तमाम सिग्नल्स इधर से उधर मूव करते जा रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों सिग्नल्स अभी आप बैठे हुए हैं और आपके पूरे के पूरे सेलुलर सिस्टम में ये सिग्नल्स इधर से उधर मूव कर रहे हैं और सारे के सारे प्रोसेसेस को स्टार्ट या फिर उसको स्टॉप करने में मदद कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तब हम एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तब हम ह्यूमन बीइंग के तौर पर खुद को देख पा रहे हैं। जिस दिन ये सारी चीजें बंद हो जाएगी उस दिन आपके नाम की पूड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर लोग कहेंगे कि लड़कवा तो अच्छा ही था, पुड़िया भी अच्छा था, लड़कवा अच्छा था तो पुड़िया भी अच्छा था। ठीक है, और लड़कवा ही नहीं, लड़कियां भी, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली लड़के ही मरते हैं, ऐसा नहीं होता है। बट कहने का मतलब कोई भी हो, बट कंडीशन यही है कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक ये सारी चीजें चल रही हैं और नेचर ने उसको बहुत खूबसूरती से क्या किया हुआ है, उसको बनाया भी है और उसको चला भी रहा है। ठीक है, चलिए खैर एक बात और देखिए, यॉक के कंडीशन के बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एग को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, हमने यॉक को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, यॉक को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जरा देखें, सॉरी, यॉक के बेसिस पर हमने एग को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ यॉक। और इसमें पहला जो है उसको कहते हैं एलिसिथल एग, दूसरे को कहा जाता है माइक्रोलिसिथल एग, तीसरे को कहा जाता है मीजोलिसिथल एग और चौथे को कहा जाता है मैक्रोलिसिथल एग। एलिसिथल का मतलब क्या हुआ, वैसे जिनमें यॉक नहीं होते, वैसे एक जिनमें यॉक प्रेजेंट नहीं होते। और माइक्रोलिसिथल का मतलब क्या, जिनमें यॉक प्रेजेंट होते तो हैं बहुत लिटिल अमाउंट में। समझ में आ गया ना। तो दो चीजें जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं और ह्यूमन बीइंग आप दोनों के एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। उसके बाद है मीजोलिसिथल एग। मीजोलिसिथल एग का मतलब क्या है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक इज फाउंड इन द एग। ठीक है, जैसे रेप्टाइल्स के कंडीशन में, ठीक है, जैसे फिश के कंडीशन में, इन सब के कंडीशन में क्या होते हैं, यॉक की मात्रा जो है वो काफी लेस होती है, यानी मॉडरेट अमाउंट में होते हैं। और तीसरा क्या है चौथा क्या है आपका, मेगालिसिथल एग। मेगा का मतलब होता है मैक्सिमम यॉक इज प्रेजेंट इन द एग। और इसका सबसे बेहतर एग्जांपल क्या है, बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स के कंडीशन में क्या है, मेगालिसिथल एग के कॉन्सेप्ट आपके पास अवेलेबल है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये याद रखेंगे कौन कौन से एग जो है वो इस दुनिया में पाए जाते हैं और वो किस बेसिस पर बांटे गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यॉक। और भी तरीके हैं बांटने के, जैसे हम लोग कहते हैं कुछ एग जो होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, इतने सफिशिएंट कि वो एग से यंग वंस को बर्थ कर देते हैं और सब कुछ वो खुद ही मैनेज कर लेते हैं। दैट इज द सेल्फ सफिशिएंट एग, उसको हम लोग कहते हैं क्लेडोइक एग। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन सेल्फ सफिशिएंट एग, उतने सेल्फ सफिशिएंट नेचर के नहीं होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन क्लेडोइक एग कहते हैं। ये भी है, बट इतना अभी आपको नहीं जाना है, ये सब अब नहीं उतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, बट ये पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ यॉक वाले जो कंडीशंस हैं, ये सब आपके सिलेबस के पार्ट हैं, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, बोलो हाँ, सबको आ गया। चलिए, तो आज इसको यहाँ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे की कहानी को शुरू करेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।